हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा जनरल अवेयरनेस से। आज हम बात करने वाले हैं कहाँ से, जनरल अवेयरनेस से। तो जनरल अवेयरनेस में कई सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। अब कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपका जियोग्राफी आता है, जो कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आता है, प्लस आपका हिस्ट्री आता है, लेकिन वो इंडियन हिस्ट्री आता है। ठीक है, कौन सा? इंडियन हिस्ट्री। और जिसमें 3 पीरियड हम पढ़ते हैं। एक होता है हमारा एंशिएंट, दूसरा होता है हमारा मेडिवियल, ठीक है, और तीसरा हमारा होता है मॉडर्न। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मॉडर्न है आपके लिए, और कहीं थोड़ा बहुत एंशिएंट भी है। मेडिवल भी इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है, लेकिन हाँ ज्यादातर क्वेश्चन आपके मॉडर्न या एंशिएंट से डायरेक्ट आते हैं। मेडिवल से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इनका अमाउंट थोड़ा सा कम होता है। प्लस हिस्ट्री के बाद अब हमारा और कौन सा सब्जेक्ट आता है, वो है हमारा पॉलिटी। कौन सा पॉलिटी? इंडियन पॉलिटी। कोई विदेश का पॉलिटी नहीं पढ़ना, इंडियन पॉलिटी हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बता चुका हूं, जैसे कि अमेंडमेंट है आपके, ठीक है, अमेंडमेंट, और आपका देखो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके बाद पावर्स हैं, ओके, और देखो रिट्स हैं। ये कई सारी चीजें हैं, जब हम पढ़ेंगे सारी चीजें खोल खोल के इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 1 2 3 ये 3 सब्जेक्ट तो मेन हो ही गए जनरल अवेयरनेस के अंदर। और भी आपका जनरल नॉलेज आ जाता है और कंप्यूटर नॉलेज आ जाता है, उसे भी हम देखेंगे बाद में। पहले आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ज्योग्राफी के बारे में करेंगे। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की स्टार्टिंग आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना पीडीएफ ओपन कर लेता हूं, जो भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड बनाया हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का नाम भी एग्जाम तोड़ है, आप जाकर ज्वाइन जरूर करना। और ये पीडीएफ ज्यादा टाइम के लिए मैं टेलीग्राम पर नहीं छोड़ूंगा, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद डिलीट कर दूंगा। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया उसका मिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स से हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, और जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है यूनिवर्स को समझना, क्योंकि हमारा वर्ल्ड कहाँ है? यूनिवर्स के अंदर है। देखो यार, बचपन से हम बहुत अच्छे से सुनते आ रहे हैं कि हमारे, जब हम छोटे थे जब सुनते थे कि 9 प्लैनेट्स होते थे, अब सुनते हैं कि सिर्फ 8 प्लैनेट हैं। प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया है। तो अब समझ, अगर किसी ने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा है तो समझ आ जाएगा क्योंकि प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से क्यों निकाला गया है। एक्चुअल में प्लूटो तो एग्जिस्ट करता है, उसे प्लैनेट नहीं मानते, बात ये है। तो कहाँ गया ये प्लूटो, क्यों उसको नहीं मानते हैं हम आजकल प्लैनेट, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करते हैं। सबसे मेन आता है हमारा सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम होता क्या है? देखो, सोलर सिस्टम, सोलर का मतलब है जहां से हमें एनर्जी मिलती है, जहां से हमें एनर्जी मिलती है उसको क्रिएट करने वाला एक ऐसा सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में मेन कौन है आपका? एक स्टार, जिसे हम कहते हैं सन। अब ये जो सन है इसे हम बोलते हैं, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर माना जाता है। अब उसका सेंटर क्यों माना जाता है हमारे सोलर सिस्टम का? क्योंकि यार सारी एनर्जी यहीं से एग्जिस्ट होती है ना। अब जैसे कि सन है तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारा टेम्परेचर को चेंज करने में मदद करता है। अर्थ के तो आपका हम अगर बात करें तो सीजन्स को कन्वर्ट इधर उधर करने में भी मदद हमारा सन करता है। और थोड़ा सा उसका जो इफेक्ट है वो उसके टिल्ट का है, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पर जो टिल्ट है उसका, उसे भी हम आगे समझेंगे। तो सोलर सिस्टम, अच्छा सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम एक सेंटर है। किसका सेंटर है? हमारे प्लैनेट्स के सिस्टम का, हमारे स्टार्स के सिस्टम का, हमारा पर्सनल जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर हम सन मानते हैं। तो अब हम किस जगह रह रहे हैं? हम रह रहे हैं एक गैलेक्सी में। गैलेक्सी क्या होता है? जहां पर ग्रुप ऑफ स्टार्स के साथ साथ प्लैनेट्स है। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं और एक बंच बन जाता है तो उसे हम एक गैलेक्सी बोलते हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। हम कहाँ रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, जिसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। तो देखो यार, गैलेक्सी की जो शेप होती है वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है आपका एकदम इलिप्टिकल हो,
कैसी हो, इलिप्टिकल हो। एक स्पाइरल शेप होता है, स्पाइरल, और एक आपका इरेगुलर शेप होता है कि उसका कैसा भी शेप आपका हो सकता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारा जो गैलेक्सी है वो हमारा स्पाइरल टाइप का है। कैसा है, स्पाइरल टाइप का है। तो स्पाइरल टाइप, अब स्पाइरल कैसा दिखता होगा ये बात जरा हमें देखना होगा। तो देखो यार, अगर हम गैलेक्सी की बात करते हैं तो उसमें एक पार्ट आता है बल्ज, इसे नोट करते चलना, बल्ज आता है जो कि उस गैलेक्सी में सबसे ज्यादा स्टार्स जिस जगह पर आपको दिखते हैं उसे बल्ज कहते हैं, ठीक है। उस गैलेक्सी में सबसे ज्यादा स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बल्ज, ठीक है। क्या, जहां पर आपका मैक्सिमम स्टार्स होते हैं, क्या होते हैं, मैक्सिमम स्टार्स होते हैं। तो ये क्या है, बल्ज क्या है, एक मैक्सिमम स्टार्स जहां मिलेंगे आपको देखने को, उस ग्रुप को हम कहते हैं बल्ज। मैक्सिमम स्टार्स उस गैलेक्सी के अंदर, गैलेक्सी के अंदर जहां मैक्सिमम स्टार्स हैं वहां पर हम बोलते हैं इसे बल्ज, ठीक है। तो देखो यार, इलिप्टिकल, स्पाइरल और इर्रेगुलर की मैंने बात की अभी, थोड़ा सा इसे समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। देखो, जब भी हम गैलेक्सी की बात कर रहे हैं तो उनकी कुछ शेप्स भी होती हैं। शेप्स मैंने बताया, एक होती है इलिप्टिकल, एक होती है इलिप्टिकल, एक होती है आपकी स्पाइरल, है ना, और एक होती है आपकी इर्रेगुलर, जो भी कोई भी शेप हो सकती है, उसमें कोई फिक्स्ड नहीं है। जो इलिप्टिकल का परसेंटेज होता है सबसे ज्यादा होता है, 66% आपकी इलिप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज आपकी लगभग हम कह सकते हैं 25% होती हैं, 25% होती हैं, और इर्रेगुलर जो हमारी होती हैं वो 9% होती हैं। तो ये जो चीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा गैलेक्सी का शेप नहीं होता है, तो इलिप्टिकल, स्पाइरल, सर्कुलर और इरेगुलर दे देगा, तो आप आराम से सर्कुलर पे निशान लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इलिप्टिकल, स्पाइरल, इरेगुलर 3 तरीके की आपकी जो गैलेक्सीज हैं उनका शेप होता है, ठीक है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें एक स्टार है सन, और साथ में 8 प्लैनेट्स हैं, और उसके बाद बहुत अनगिनत जिसे बोलते हैं ऐसे छोटे छोटे पत्थर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, मेटियोर्स बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं, और सैटेलाइट्स बोलते हैं। अब सैटेलाइट भी 2 तरीके की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होती हैं जो मैनमेड होती हैं, हम जाकर उन्हें ड्रॉप करते हैं स्पेस में, ताकि हमारा नेटवर्क सिस्टम जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, इंटरनेट जो है, जो ये सारी चीजें जिनसे हम पता लगाते हैं, अर्थ को कैसे पता लग जाता है, तो सारी चीजें जो हम पता लगाते हैं कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, ताकि हम अपनी अर्थ को किसी भी आने वाली मुश्किल से पहले बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, उसका तोड़ तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से, फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यार, सन क्या है, सन एक 10⁹ टाइम्स बिगर है हमारी अर्थ से। अब हम अर्थ से ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार हम तो अर्थ पे रहते हैं, तो हमें अपनी अर्थ से मतलब है, बाकी प्लेनेट से हम बाद में देखेंगे। तो अर्थ से 10⁹ टाइम्स बड़ा है, ठीक है, 10⁹ टाइम्स बड़ा है। अच्छा, एक और चीज आपको बताना भूल गया कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ओके। अच्छा, गैलेक्सी के बारे में थोड़ी सी चीजें हम जब समझेंगे जब हम प्रॉपर गैलेक्सी को डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 10⁹ टाइम्स ये बिगर है, ओके, अर्थ से, और इसका वेट जो है वो है 2 into 10⁻27 है, 2 into 10⁻27 टन्स, ठीक है, इतना ज्यादा इसका वेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ सन कम्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। अब यहां पर जो हाइड्रोजन होती है उसका फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन होता है, और वहां पर हीलियम बनने लगती है। तो हम कहते हैं ना सन के अंदर हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस होती हैं, तो हाँ भाई सही बात है, सन के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस होती हैं, और उनके फ्यूजन की वजह से यहाँ पर आपका जो भी हम कहते हैं एनर्जी जो हमें प्रोवाइड हो रही है वो मिलती है, ठीक है। तो सन क्या है, सबसे हैवीएस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में, सबसे भारी, सबसे बड़ा है, हैवीएस्ट है, और अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार में से एक है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ, क्योंकि तभी तो हम इसे इतना बड़ा देख पाते हैं। देखो यार, स्टार्स का जो साइज होता है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है,
लेकिन उनकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हमें स्टार्स टिमटिमाते दिखते हैं। वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखते हैं। तो वो फिनोमेना फिजिक्स में अलग चलता है, वो जब फिजिक्स हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे सन जो है सबसे हैवीएस्ट हो गया, अर्थ के नियरेस्ट हो गया, अर्थ के सबसे ज्यादा नियरेस्ट हो गया। अर्थ के नियरेस्ट जो स्टार है वो कौन है? सन है। अच्छा, जो सन से लाइट अर्थ तक आती है उसे आने में 8 मिनट और 16 से 17 सेकंड हम लगा लेते हैं, तो हम जो अप्रोक्स मान के चलते हैं कि 8 मिनट्स में हमारी जो सनलाइट है वो अर्थ तक आ जाती है। ठीक है, तो जितने टाइम में आपका जितना डिस्टेंस कवर कर रही है जो लाइट जो है अर्थ तक आने में, उसे हम मेजर करते हैं लाइट ईयर वगैरह में, तो उसका एक मेजरमेंट का यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं कि जो सन है उस पर हमें अगर ऐसे तो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं सन को, हमें तो रेड रेड या येलो येलो ही दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा है, उसका ब्राइट जो फेस है वो इतना ज्यादा है। लेकिन जब उसे पास से देखा जाता है तो उसके अंदर डार्क पैचेस दिखाई देते हैं। जैसे आपने चंद्रमा पे देखा होगा धब्बे धब्बे दिखते हैं, तो वो तो वहां की जो सरफेस है उसकी वजह से दिखते हैं। लेकिन जो सन है उसके ऊपर भी आपको डार्क पैचेस दिखते हैं कई जगह। तो ये डार्क पैचेस होते क्या हैं? इन डार्क पैचेस को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि अब हम धूप में निकल जाते हैं भाई, जब लड़कियां धूप में निकल जाती हैं, चली जाती हैं, तो क्या होता है? उनके पड़ जाते हैं स्पॉट, जिन्हें वो बोलते हैं डार्क स्पॉट्स, है ना। अब ये स्पॉट सन पे पड़ रहे हैं डार्क कलर के, तो उन्हें हमने सन स्पॉट्स बोल दिया। तो ये चीज आप नोट कर लेना कि जो सन पर डार्क पैचेस होते हैं, डार्क पैचेस जो होते हैं वो उन्हें क्या बोला जाता है? सन स्पॉट बोला जाता है। इसका रीजन भी बताऊंगा कि ये होते क्यों है। देखो यार, ये जो स्पॉट पड़ता है, सन स्पॉट हो या आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट हो, वो पड़ता है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। अब जहां आप धूप में निकलते हो और आपका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और जब आप धूप में कांटेक्ट में आते हो, यानी कि एनर्जी हीट ज्यादा आपको मिल रही होती है उस जगह पे, तो आपका टेम्परेचर एक जगह दूसरा होता है, दूसरी जगह दूसरा होता है, जिसकी वजह से वो स्पॉट्स आपकी स्किन पर आ जाते हैं। ये एक साइंटिफिक आप रीजन बोल सकते हो। अगर हम सन की बात करते हैं तो सन के पास जो डार्क स्पॉट्स जो है, यानी कि सन स्पॉट्स जो है, डार्क पैचेस जो हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स ठंडी हैं। सन तो बहुत गर्म है, उसमें फ्यूजन हो रहा है, तो हीट तो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए डार्क पैचेस का कारण होता है, क्या कारण होता है डार्क पैचेस का? वो होता है कूलिंग सराउंडिंग्स या कूल सराउंडिंग कूलिंग हम बोल सकते हैं। तो जो उनके अराउंड एरिया होता है वो कूल होता है बाकी के दूसरे एरिया से। तो जहां ठंडा होगा वहां स्पॉट पड़ जाएगा। कभी देखा है कि कोई बर्तन है जो काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, उस पर आप पानी डाल दो या फिर आप कोई ठंडी चीज डाल दो, तो उस पर एक स्पॉट पड़ जाता है। तो वो क्या है? वो भी एक तरीके का स्पॉट है, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है तो स्पॉट पड़ रहा है। तो डार्क पैचेस जो आ रहे हैं वो क्या है भाई? वो आपके सनस्पॉट्स हैं, जो कि कूल सराउंडिंग्स की वजह से होता है। दूसरे एरिया से जो कूलर होती है सराउंडिंग, उसमें वो वहां पर एटमॉस्फेयर जो होता है, उसमें जो सराउंडिंग्स जो कूल हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर डार्क स्पॉट पड़ जाता है, डार्क तरीके से दिखने लगता है। और ये यहाँ पर डार्क पैचेस सनस्पॉट्स कहलाते हैं। और ये गैसेस होती हैं, ये कोई फिजिकल चीज नहीं होती है, यहाँ पे गैसेस होती हैं, पैचेस ऑफ गैस हम बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अच्छा, सन का जो मास है उसमें हम बोलते हैं कि 3 क्वार्टर्स में ये कवर्ड अप होता है। 3 क्वार्टर्स का जो सन का मास होता है, यानी कि सन उसका 3 क्वार्टर यानी कि 1/3 जो है वो, और उसमें हाइड्रोजन होता है, बाकी कुछ हीलियम होता है। तो इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो वहां पे हीट एनर्जी ज्यादा अमाउंट में निकलती है। तो सन की प्रेजेंट एज की बात की जाए तो 5 बिलियन ईयर्स हम बोलते हैं, और टोटल लाइफ इसकी 10 मिलियन ईयर्स है। तो इसका मतलब कि अभी तो हम 5 बिलियन ईयर्स और सन से काम चला लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा आप सोच कर देखिए, काफी ज्यादा डरावना होता है। लेकिन हम तो रहेंगे नहीं भैया इतने साल, ठीक है, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। तो ये चीज तो हो गई सन के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं। नोट करते चला करो, साथ के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ नोट करते चलो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में भैया जब आ जाएगी फिर आप बोलोगे कि आपने पढ़ाया नहीं था क्योंकि आपने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ये मैं प्रोवाइड कराई दूंगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता हूँ वो भी आपको लिखनी ही लिखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं अपना किसके बारे में, मरकरी के बारे में। तो देखो मरकरी वगैरह से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। देखो हमने देखा था कि प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, तो कितने प्लैनेट हैं। तो एक चीज समझो, मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, वैसे आपने कई बार सुनी होगी। माई वेरी एलिगेंट मदर showed just showed us 9 planets। अब बात तो हम कह रहे थे कि 80 प्लेनेट होते हैं, तो मैंने यहाँ 9 प्लेनेट्स कैसे, ये पुराने जमाने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेना जस्ट और मदर के बीच में। ठीक है, अब समझो एम से आपका हो गया मरकरी। ठीक है, एम से हो गया मरकरी, वी से हो गया वीनस। ठीक है, ई से हो गया अर्थ। ओके, एम से हो गया मार्स। ठीक है, जे से हो गया जुपिटर। अब देखते चलो क्या मस्त ट्रिक है। एस से हो गया आपका सैटर्न। ठीक है, सैटर्न। और यू से हो गया आपका यूरेनस। ठीक है, एन 9 से हो गया नेपच्यून। और पी से हो गया आपका प्लूटो, जो कि अब प्लेनेट नहीं है, तो इसके आगे लिख दो नो मोर प्लेनेट। अब ये ड्वार्फ प्लेनेट बन चुका है। क्या बन चुका है? ड्वार्फ प्लेनेट। तो माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद कर लेना, आपको सीक्वेंस याद करने में मदद मिलेगी। और भी एक चीज याद करने में मिलेगी मदद कि यहाँ पर एक बेल्ट होती है जिसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, और साथ में हमें एक और चीज याद करने को मिलेगी कि इनर प्लैनेट्स कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं। तो मैंने यहाँ एक लाइन करवाई है आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में। तो मार्स और जुपिटर यानी कि इस लाइन से इधर वाले सारे के सारे इनर प्लैनेट हैं और इस लाइन से इधर वाले सारे के सारे आउटर प्लैनेट है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये चीज भी आप देख लो थोड़ा सा। जो इनर प्लैनेट होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इनर प्लैनेट क्या है, स्मॉलर तो होते हैं साथ में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सेगमेंट बना देता हूं, इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ एक सेगमेंट बना देता हूँ, एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसकी थिकनेस हल्की सी बढ़ाते हैं। देखो अब यहाँ पे इधर मैंने ले लिया इनर प्लैनेट और इधर ले लिया हमने आउटर प्लैनेट। चलो ये लाइन करते हैं नीचे। अब देखो इनर प्लैनेट क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं और रॉकियर होते हैं, यानी कि पत्थर इसके अंदर ज्यादा मिलता है। हमारी अर्थ में भी पत्थर है ना, पत्थर से बनी हुई अर्थ है हमारी। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर सॉलिड सरफेस होता है। जब रॉकियर है तो सरफेस भी सॉलिड होगा। ठीक है, इसके बाद ये स्लोली स्पिन करते हैं, स्पिन्स स्लो, यानी कि अपने एक्सिस पे धीरे घूमते हैं, ज्यादा तेज नहीं, मतलब दूसरे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में, आउटर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में स्लो स्पिन करते हैं। इन पे मून्स कम होते हैं, क्या होते हैं, फ्यू मून्स, हैव फ्यू मून्स। ओके, इनके पास रिंग्स नहीं होती हैं। आपने देखा होगा ना, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, इनके पास कुछ ना कुछ फेडेड या किसी भी तरीके से रिंग्स दिख जाती हैं। लेकिन हमारी अर्थ से लेकर और सन के पास तक जितने प्लैनेट हैं उन पर रिंग्स नहीं दिखती हैं। उसका कारण क्या है बताऊंगा। यहाँ पर ग्रेटर डेंसिटी होती है, भाई पत्थर है तो डेंसिटी ज्यादा होगी ही। ठीक है, गैसेस हैं, गैसेस तो है नहीं तो डेंसिटी ज्यादा होगी। और सन की ऑर्बिट क्विकली कर देते हैं, ऑर्बिट सन क्विकली, अरे लिख जा। हाँ, अब इसका कंपैरिजन आउटर प्लैनेट से करते हैं। अब ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, लार्जर है और गैसियस है। वो रॉकियर था, ये गैसियस है।
ठीक है, इसके अंदर गैस कंसिस्टेंसी होती है, पत्थर वगैरह भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन गैसियस हम ज्यादा मानते हैं इसके अंदर। सॉलिड सरफेस नहीं होता है इसमें, नो सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस नहीं है तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक साइड में इसके बॉल्स हम कह सकते हैं, या और गैस, ये इस पर आपको देखने को मिल जाती है। ये स्पिन स्लो करते हैं, लेकिन ये स्पिन फास्ट करते हैं, स्पिन्स क्विकली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फ्यू मून्स हैं, यहाँ पर लॉट ऑफ मून्स होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा मून्स होते हैं। यहाँ पर कोई रिंग नहीं होती है, यहाँ पे आपको रिंग्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ग्रेटर डेंसिटी है, यहाँ पर स्मॉलर डेंसिटी है। देख रहे हो कंपैरिजन से कितनी सारी चीजें आसान हो रही हैं। तो इससे आप ये भी पता लगा पाओगे कि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोज अस 9 प्लेनेट। अब आपको ये भी पता लग जाएगी कौन सा स्मॉलर प्लेनेट होगा, कंपैरिजन जब आपको आ जाए क्वेश्चन में, कौन सा रॉकियर होगा, किसके अंदर रिंग्स होंगी, है ना। और ये अब भाई देखो, सन की ऑर्बिट अगर लगाओगे तो भाई जिसकी सरकमफेरेंस कम होगी वो जल्दी लगा लेगा, और जिसकी सरकमफेरेंस ज्यादा होगी उसे लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे सन की जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट है उसे स्लोली लगाता है, ऑर्बिट सन स्लोली। ठीक है, ऑर्बिट सन स्लोली। तो ये कुछ कंपैरिजंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लो या लिख लो, राइटिंग वाइटिंग पे मत जाना, ये ऐसा ही चल रहा है अभी मेरा मार्कर। तो यहां से आप इन चीजों को कंपेयर कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनर प्लेनेट्स ये और ये है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और आउटर प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लेनेट को कंसिडर मत करना, ये जस्ट जो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है उसे कंप्लीट करने के लिए हमने बनाया है, ताकि आपको उसे याद रहे। अब जो प्लूटो है वो प्लेनेट नहीं रहा है, वो ड्वार्फ प्लेनेट बन गया। कौन सा प्लेनेट बन गया है? ड्वार्फ प्लेनेट बन गया है। अब कितने ड्वार्फ प्लेनेट है वो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मरकरी की बात करते हैं। मरकरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अब देखो मरकरी क्या है। मरकरी 88 दिन के अंदर रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर देगा, यानी कि सन के अराउंड 88 डेज में घूम लेता है। देखो सन के सबसे पास है तो सबसे जल्दी यहां से निकाल लेता है। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम किसका है? मरकरी का है, इस चीज को याद रखना। अच्छा, इसके बाद मैक्सिमम डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट डेज आर स्कॉर्चिंग हॉट एंड नाइट्स आर फ्रिजिड, यानी कि इसके टेम्परेचर में इतना बड़ा डिफरेंस होता है कि दिन में तो इतना गर्म होगा कि वहां पे आप पानी भी नहीं रख पाओगे, पानी भाप बन जाएगा, क्योंकि वहां का डे का जो टेम्परेचर होता है, जो डे का टेम्परेचर होता है वो कितना होगा आप अप्रॉक्स लगा सकते हो, अगर अंदाजा लगा सकते हो तो लगाओ, अगर पता है तो दिमाग में सोचो, नहीं पता मैं बता देता हूँ, 400 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो 400 डिग्री सेल्सियस की बात क्या, पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस है भैया, तो पानी तो यहाँ बचेगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे पानी नहीं मिलता है। दूसरी बात, इसका नाइट का टेम्परेचर कितना होगा भाई? नाइट का जैसा इसने बोला फ्रिजिड होता है, तो कितना होगा भाई? नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव में कितना चला जाएगा? -180 डिग्री सेल्सियस। अब देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, 400 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव का और -180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा डायरनल रेंज होती है इसकी टेम्परेचर की। तो सबसे ज्यादा डायरनल रेंज टेम्परेचर की किस में पाई जाती है? आपकी मरकरी में। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? मरकरी है। कितने टाइम में रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है? 88 डेज में रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेता है। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही कोई सैटेलाइट है। तो भाई सीधी सी बात है, जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ वाटर भी नहीं होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता तो एटमॉस्फेयर में गैसेज ही नहीं बचेंगी, सारी की सारी उड़ जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके अंदर गैप ज्यादा आएगा, तो गैसेज ज्यादा उड़ेंगी, वहां से बाहर निकल लेंगी, और सन के इतने करीब है तो भैया यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है। इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेना, कैन बी सीन विद नेकेड आईज, यानी कि हम देख सकते हैं ऐसे नेकेड आई से। अब आप ऐसे देखने मत चले जाना, अभी नहीं दिखेगा, ये टाइम पे दिख जाता है कभी कभी। और यहाँ पे ना कोई सीजन है, इसके सरफेस पे कोई सीजन होगा ही नहीं भाई, क्योंकि अब यहाँ पे जुगाड़ी सिस्टम ही नहीं बैठ रहा एटमॉस्फेयर का, तो सीजन कैसे बनेंगे, है ना। तो ये मरकरी के बारे में चीजें थी, ठीक है। अच्छा, मरकरी को किसी के नाम पे बोला जाता है,
मरकरी का नाम किसके नाम पर रखा गया? मैसेंजर ऑफ, अब इसे राम रहीम वाले बाबा मत समझ लेना, मैसेंजर, अरे यार, मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड, ठीक है, इनके नाम पर इसका नाम है, नेम्स आफ्टर द मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड। इसके डे नाइट टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, अच्छा ये चीज़ भी याद रखो, स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी है, सबसे ज़्यादा छोटा प्लेनेट यही है, ठीक है। और इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, इसके पास एटमॉस्फेयर, वाटर नहीं है, नेकेड आइज से देख सकते हैं, सॉरी, इसे नेकेड आइज से। और 88 अर्थ डेज जो होते हैं, यानी अर्थ के डेज से हम कैलकुलेट करें तो 88 दिन में ये सन की ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है, और इसके सीजन नहीं होते हैं इसके सरफेस पे। तो उम्मीद करता हूँ ये मरकरी वाला सेगमेंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आज हम सारे प्लैनेट्स को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा आने वाला है वीनस। अब वीनस क्या है? वीनस को हम कहते हैं अर्थ्स ट्विन। वीनस को हम क्या बोलते हैं? अर्थ्स ट्विन। अच्छा, वीनस जो है इसे हम व्हील्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील्ड प्लैनेट। व्हील्ड प्लैनेट लिख लेना भाई साहब, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये थिक क्लाउड कवर से, थिक क्लाउड जो होता है उससे कवर होता है, जिस वजह से इसे व्हील्ड प्लैनेट बोलते हैं। इस पॉइंट को लिख लो कि थिक क्लाउड से कवर्ड होता है, इसलिए हम इसे व्हील्ड प्लैनेट बोलते हैं। थिक क्लाउड से कवर होने की वजह से व्हील्ड, यानी कि ये कवर अप होता है, जिस वजह से हम इसे व्हील्ड प्लैनेट बोलते हैं। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अच्छा, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी होता है, और ये आपका, अगर हम बात करें हॉटेस्ट की, तो हॉटेस्ट प्लैनेट भी यही होता है। हॉट भी है और गोरा चिट्टा भी है ना। बोल, फिर तो ये पूरी सुंदर कन्या बन गई। हॉट की हॉट, और वीनस जो है वो ब्राइट का ब्राइट हो गया। तो बिकॉज ऑफ 17% एल्बिडो, द रिफ्लेक्टिंग पावर जो है, इसकी रिफ्लेक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है इस पे एल्बिडो की, उसकी वजह से ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। और हॉटेस्ट प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके एटमॉस्फेयर पे लगभग 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो यहाँ बोल के भी मत चले जाना, जिंदा नहीं बचोगे बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन तो है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी बेंचो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो पॉपुलरली नोन एज इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। अब इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार इसे हम क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इवनिंग में भी दिख जाता है हमें नेकेड आइज से, और मॉर्निंग में भी दिख जाता है। क्योंकि यार देखो, पहले ही निकल आता है ये सन से, तो बहुत चालाक है, ठीक है। तो सन राइज होता है उससे पहले निकल आता है, इसलिए मॉर्निंग स्टार, और सन सेट होता है उससे पहले दिख जाता है, इसलिए इवनिंग स्टार। समझ गए भाई? मजा आ रही है? मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? आनी चाहिए, नहीं आ रही तो आनी चाहिए फिर भी। तो देखो यार, ये जो रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, और सन की जो ऑर्बिट है ये 257 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। 257 दिन में ये सन की ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा इसे करेक्ट करो। यहाँ पर ये 257 डेज नहीं होता है, 225 डेज होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, इसे लिख लो यहाँ पर। 250 और 225 डेज में कंप्लीट करता है, यानी कि सन के अराउंड जो इसका ऑर्बिट पे जो जाता है, सन की ऑर्बिट कंप्लीट करता है 225 दिन में। और ये स्लोएस्ट इन सोलर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। स्लोएस्ट इन सोलर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम बात करें अगर, तो ये अर्थ के क्लोजेस्ट प्लेनेट है, इसीलिए इसे अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, क्योंकि उसी की तरह थोड़ा सा दिखता है। अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ, 500 किलोमीटर लेस इन डायमीटर, 500 किलोमीटर डायमीटर में ये कम होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। आगे बढ़े। नो सैटेलाइट, इस पे कोई सैटेलाइट नहीं होता है, ठीक है। इस पे कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी कि अपना जो नेचुरल सैटेलाइट है वो नहीं है। वीनस को हम बोलते हैं, हमने बोला सुंदर कन्या, तो लव एंड ब्यूटी की जो गॉड हैं उनके नाम पे इसका नाम पड़ा वीनस, यानी कि द गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, ठीक है। आगे बढ़े। गॉडेस, यानी कि गॉडेस, यहाँ पे भी एक गॉडेस होंगी, ठीक है, रोमन गॉड है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखेंगे इधर 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 आजा मार्स। अब ये थोड़ा सा इसको हम मिटा ही लेते हैं, ये सारी चीजें लिख लेना। अभी गैलेक्सी जब डिस्कस करेंगे तो और भी कई सारी बढ़िया अमेजिंग मजेदार चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, प्लूटो हट भाई, प्लूटो तू पहले ही हट चुका है दुनिया से। हाँ,
अब आती बात मार्स की। अब ये मार्स क्या है भाई, मार्स कौन सी बीमारी है? मार्स कुछ नहीं है, गुस्से वाला प्लेनेट है। इसे देखो, मार्स की जो शक्ल आप देखोगे तो गुस्से वाली है। क्या है? मार्स की शक्ल थोड़ी सी गुस्से वाली है, गुस्से वाली है। ये तो कुछ अजीब सा बन गया यार, हटाओ हटाओ, ऐसे नहीं, गुस्सा वाली शक्ल अब हमसे बन नहीं रही, हमारी ड्राइंग बेकार है। तो ये थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, तो इसीलिए ये रेड रहते हैं, लाल रहते हैं गुस्से में। इनका नाम गॉड ऑफ वॉर के नाम पे पड़ा है, रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पे। तो गुस्से में रहते हैं इसलिए रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पे इनका नाम पड़ा है। अच्छा, गुस्से में रहते क्यों भाई, ये बताओ। गुस्से में इसलिए रहते हैं, रेड इसलिए रहते हैं क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड है जिस वजह से इसे रेडिश कर देता है। ठीक है, रेडिश कर देता है, रेडिश अपीयरेंस आता है। मार्स के पास दो सैटेलाइट है अपनी, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, ठीक है, जिसमें से बड़ा वाला है फोमोस, यानी कि फोबोस जो है वो लार्जर है और डीमोस जो है वो स्मॉलर सैटेलाइट है इससे। ठीक है, चीज समझ आ रही है? इसका जो हम अगर डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर है, यानी कि डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर का जस्ट आधा इसका डायमीटर है। तो जब डायमीटर आधा है तो जो अर्थ की ग्रेविटी होगी वो ही उसकी आधी, सॉरी यहाँ पे जो मार्स की ग्रेविटी होगी वो अर्थ की ग्रेविटी के आधे के बराबर होगी। समझ रहे हो ना बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? डस्ट स्टॉर्म, लार्ज डस्ट स्टॉर्म। लिख लेना भाई, बता रहा हूं बार बार, इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं दिया लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। तो लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म जो है सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में इसी पर मिलती है, पूरे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो मार्स के बाद दो सैटेलाइट, दो मून हो गए हमारे, डायमीटर इसका आधा हो गया। अच्छा, इसके एटमॉस्फेयर की बात अगर करें तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, तो कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूँ, रुको इसे इरेज करके फिर लिखते हैं। ठीक है, लिख लेना, ठीक है, इन्हें छोड़ना नहीं है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। राइटिंग समझ नहीं आएगा इसलिए अपने नोट्स बनाते चलो साथ के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहाँ पे देखते हैं मार्स पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 95% आपका CO2 है, 95% CO2 है, 3% आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, 3% आपका नाइट्रोजन है, और इसमें कुछ ऑर्गन मिलता है 1.6%। क्या मिलता है? आर्गन मिलता है। और बाकी का जो बचा कुचा है वो है सम ऑक्सीजन, कुछ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाती है, इसलिए लोग इस पर इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं कि मार्स पे हम अपना घर बनाएंगे, मार्स पे हम ज़मीन लेंगे, चंद्रमा पे हमने ज़मीन ले रखी है। तो ये चीज़ें हैं भैया। तो भैया आपको इतनी चीज़ तो समझ आ ही गई है कि हमने मार्स में पढ़ लिया और हमने मरकरी में पढ़ लिया। अब बचता है हमारा, आगे आता है जुपिटर भैया। अब जुपिटर भैया क्या है भाई? ये बड़े वाले हैं, एकदम बड़े वाले। क्या है ये? बड़े वाले। तो इनका नाम जो पड़ा है भैया गॉड ऑफ हेवन, गॉड ऑफ हेवन, या इसे हम बोलते हैं लॉर्ड ऑफ हेवेंस, यानी कि जो स्वर्ग है उसका भी मालिक, उसका भी देवता है जुपिटर। वैसे इसका नाम आपको अगर देखने को मिले कि कौन से रोमन गॉड के नाम पे पड़ा है, तो रोमन गॉड कुछ नहीं है, जुपिटर को बोला जाता है रूलर ऑफ गॉड्स। ये महादेव है, यानी कि गॉड्स के भी रूलर हैं हमारे जुपिटर भैया। जुपिटर भैया बड़े वाले हैं, हमने कही ना बड़े वाले, एकदम बड़े वाले हैं। तो क्या है? जाइंट प्लेनेट है। क्या है? जाइंट प्लेनेट है, इसीलिए इन्हें हम जाइंट प्लेनेट भी बोलते हैं। तो जाइंट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर है, जुपिटर। ठीक है, तो चलो लार्जेस्ट प्लेनेट जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसे हम लार्जेस्ट प्लेनेट भी बोल सकते हैं। तो इट गिव्स ऑफ मोर एनर्जी देन इट रिसीव्स फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द हीट इनसाइड। इसके सरफेस पे इतना हीट होता है कि ये पहले से ही सन से जो हीट आ रही होती है ये उससे भी ज्यादा हीट देता है। बोला आज हमसे कर तू कॉम्पिटिशन, हम है बड़े वाले, तो ये उनसे भी ज्यादा यहाँ पे काम चलाने लग जाता है। तो इस पे भैया बहुत सारे रेड स्पॉट मिलने लग जाते हैं। अब रेड स्पॉट क्यों मिलते हैं इस पर? क्योंकि जो इसका सिस्टम है ना प्लेनेट के अंदर ही इसमें रोटेशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? अंदर ही रोटेशन चल रहा होता है। तो रिंग देखने को मिल जाएगी आपको, रेड स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे इसके सरफेस पे।
तो अंदर ही अंदर इसमें इतनी हीट है, इतना यहाँ पे भैया घुमाव चल रहा है जिंदगी का, बड़े वाले भैया की जिंदगी में, कि लाल लाल धब्बे आ गए चेहरे पे, चिकन पॉक्स जैसी हालत हो गई है। तो जुपिटर को हो गई है कौन सी बीमारी, चिकन पॉक्स हो गई है, तो इस पर रेड स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा दे रहा है इसलिए रेड स्पॉट्स पर देखने को मिल जाते हैं आपको। तो सन के स्पॉट्स को, डार्क पैचेस को हम क्या बोलते हैं, सन स्पॉट्स बोलते हैं। याद हो गया ना एक और चीज, हमारे यहाँ रहते रहते देख रहे हो ये चीजें यहाँ मिलेंगी बढ़िया बढ़िया सी। तो किसी भी दूसरे प्लेनेट से ज्यादा तेज रोटेशन करता है भैया, फास्टेस्ट रोटेशन है 10 घंटे के अंदर, 9.8 आवर्स के अंदर ये फास्टेस्ट रोटेशन कर देता है। सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा तेज रोटेशन किसका है, तो याद रखना बड़े वाले भैया, सबसे ज्यादा रोटेशन किसका है, बड़े वाले भैया। बड़े वाले भैया कौन से हमारे, जुपिटर, लार्जेस्ट प्लेनेट, जाइंट प्लेनेट, स्वर्ग के देवता कौन है हमारे, देवताओं के भी देवता कौन है हमारे, जुपिटर, है ना, जुपिटर भैया। तो भैया आगे बढ़े, अब इसके पास है 79 सैटेलाइट्स। अब देखो पहले तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट थी हमारे जुपिटर भैया पे, लेकिन यूएस के साइंटिस्ट बोले कि अच्छा ज्यादा निकल रहा है हमारे जुपिटर, हमारा निकल रहा है आगे। तो सैटर्न ने बोला आओ आओ इधर आओ आओ आओ, हमारे पास है और सैटेलाइट देंगे। तो सैटर्न वाले सेगमेंट में बताएंगे उसके पास कितनी सैटेलाइट है। तो जुपिटर के पास कितनी सैटेलाइट है, 79। अब उसमें से कुछ मेन है वो पढ़ लो, वो याद कर लो, क्योंकि उन्हें 79 सैटेलाइट से याद नहीं कर पाओगे। यूरोपा, कौन, यूरोपा, गैनीमीड, इसे याद कर लो, गैनीमीड आता है, कैलिस्टो, ये 3 मीड है, और गैनीमीड सबसे बड़ी सैटेलाइट है इनमें, देख रहे हो गैनीमीड, तो इसका नाम इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड। एक लो भी होता है इस पे, एक लो कहते हो, लो नाम भी है एक मून का। कैसे कैसे अजीब नाम दे देते हैं, हमें तो याद ही ना होते है ना, इंडिया वालों को तो याद ही ना होते ये। हाँ चलो आगे बढ़े, और क्या चीजें इसमें हम देख सकते हैं भाई। इसे हम विंडी प्लेनेट भी बोलते हैं, मेरे को याद आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, विंडी प्लेनेट भी बोलते हैं। मोस्ट विंडी प्लेनेट है, क्यों है भैया विंडी प्लेनेट, क्यों है, क्योंकि इसका फास्टेस्ट रोटेशन है। फास्टेस्ट रोटेशन है तो ज्यादा हवाएं चलेंगी प्यारी प्यारी, ठीक है। अच्छा जुपिटर पर रिंग्स भी होती हैं, लेकिन फेंटेड रिंग्स होती हैं। कैसी रिंग्स होती हैं, फेंटेड रिंग्स होती हैं, फेंटेड रिंग्स। कैसी रिंग्स, फेंटेड रिंग्स होती हैं। पीछे से आपको काफी ज्यादा आवाजें आ सकती हैं कभी कभी भैया, हम रोक नहीं सकते हैं, कुत्ते हैं भौंकेंगे। पेंटेड रिंग सिस्टम होता है, और रिंग जो है वो लगभग डस्ट से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है, डस्ट से, क्योंकि भाई धूल वूल उड़ रही होती है तो रिंग बन जाती है। फेंटेड होती है, इतनी क्लियरली नहीं दिखती है, लेकिन हाँ दिखती है, पास जाकर दिखेंगी, और वो डस्ट से बनी हुई होती है, ठीक है। इसके एटमॉस्फेयर में आपको हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया मिलता है। कौन कौन सा, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया मिलता है इसके एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे आ रहे हैं सैटर्न। सेट हो गया सैटर्न भैया, आ जाओ। सैटर्न जो है भाई, सैटर्न क्या है, ये है हमारा गहने वाला भैया, सेट है एकदम। सैटर्न क्या है, एकदम सेट है, पार्टी वार्टी के लिए एकदम तैयार है। सैटर्न आंटी, इसे आंटी बोलो क्योंकि गहने पहनती है। तो ये क्या है, एक जेवल प्लेनेट इसे हम बोलते हैं। कौन सा प्लेनेट बोलते हैं, जेवल प्लेनेट। ओ भाई गहने वाला प्लेनेट, अरे बेटे की तुम, जेवल प्लेनेट हो गया। अच्छा जुपिटर के बाद जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो सैटर्न ही है। जुपिटर बोले हम बड़े वाले भैया, बोले कि हाँ हम तुमसे दूसरे नंबर के हैं, यानी कि हम थोड़े से छोटे हैं तुमसे, थोड़े से। सैटर्न भैया बहुत खतरनाक निकले, बोले कि हम तुमसे दूसरे नंबर के हैं। यार भाई लोग पीछे से कभी कभी आवाज आ जाती है तो उसका बुरा ना मानना, ठीक है। डॉगीज हैं, डॉगीज भौंकेंगे रात में। चलो तो सैटर्न है भैया, सेट होके आते हैं तो सेट आंटी है। ये क्या है, जेवल प्लेनेट है। जुपिटर भैया बोले कि हम बड़े वाले हैं, ये बोले हम तुमसे दूसरे नंबर वाले हैं। तो अब भाई दूसरे नंबर वाले तो ये थोड़े ना कम रहेंगे। इन्होंने बोला कि तू हमसे ज्यादा बड़ा है, तो कहा हुआ हम सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम के। तो कौन से हैं, सेकंड लार्जेस्ट है भैया। सेकंड लार्जेस्ट जो प्लेनेट है जुपिटर के बाद वो यही है हमारे, ठीक है। इसे हमने देखो यार सैटर्न को क्या बोले हैं, अब ये सोच रहे थे क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट है तो कुछ जायंट वाइंट बोल दें। तो बोला ठीक है बोल दो। बोले यार जायंट तो हमने जुपिटर को भी बोला था, तो बोला कि जुपिटर बुरा मान जाएगा। तो हमने बोला कि अरे ठीक है ना, इसे बोल दो गैस जायंट, ठीक है, गैस जायंट प्लेनेट।
अब लो, हो गया ना भाई सिस्टम सेट, गैस जायंट प्लेनेट हो गया। ठीक है, गैसियस से ज्यादा है, तो गैस जायंट प्लेनेट के तौर पर इसे हमने यहां पर क्लासिफाई कर दिया। अब सैटर्न में तो रिंग्स होती हैं भाई, सैटर्न में रिंग्स होती हैं, और रिंग्स किससे बनी हुई होती हैं ये बता दो भाई, कोई बता सकता है मुझे? देखो आप एंड तक बता रहा हूं, मतलब सैटर्न का जब तक सेगमेंट में कवर कर रहा हूं तब तक सोच लो, गूगल मत करना, तुक्का लगाना कि सैटर्न में जो रिंग्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, किस वजह से होती हैं। ठीक है, जब तक आगे देख लो, क्योंकि और भी पॉइंट मैं समझा रहा हूं उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, गैसेज है, सबसे पहले ध्यान में रखना गैसेज है, डेंसिटी कम होती है, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब यहाँ पे क्या है, 82 सैटेलाइट्स हैं, 82 सैटेलाइट्स। ओ माय गॉड। अच्छा, इससे पहले सैटेलाइट जो थी वो कितनी थी, किसके पास थी? इससे थोड़ी सी कम, 79 सैटेलाइट थी, किसके पास? जुपिटर के पास। अब जो जुपिटर था वो 79 सैटेलाइट में कुछ टाइम तक सबसे आगे था। अब सैटर्न के यूएस के रिसर्चर्स को हुई खुजली, बोले कि यार ना, जुपिटर को आगे ना निकलने देंगे हम। उनने क्या, पहले तो जो सैटर्न के पास जो थी वो कितनी सैटेलाइट थी पहले? 62 थी, सिर्फ 62 थी, दूसरे नंबर पे आता था सैटेलाइट के मामले में। जब अब यूएस रिसर्चर्स जो थे उनके खुजली हुई, उनने कहा ना जुपिटर तुम आगे नहीं निकलोगे, हमारे सैटर्न भैया सबसे ज्यादा, सैटर्न आंटी कह लो भैया कह लो, ठीक है, बहुत साल धस के रहते हैं। उनने कहा कि ले, सैटर्न ने बुलाया आ जाओ मेरे पास 20 सैटेलाइट और छुपी हुई रखी हैं, मैंने तो बता ही नहीं दी तुम्हें। तो 20 सैटेलाइट और आ गई, तो यूएस रिसर्चर्स ने 20 सैटेलाइट और जोड़ दी, और यहाँ पे हो गई 82 सैटेलाइट्स, और ये बन गए नंबर वन इन द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। देख रहे हो? अच्छा, अर्थ से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो कितना बड़ा होगा यार अर्थ से? फिर ये अर्थ से 95 गुना ज्यादा बड़ा है, 95 टाइम्स, 95 गुना बड़ा है। टकरा गया अर्थ से तो अर्थ समा जाएगी इसमें। लेकिन यार ये गैसियस प्लेनेट है, तो अर्थ का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अर्थ इसका बिगाड़ देगी। ठीक है भाई, तुम भी तो गैस में घूम रहे हो ना, सॉलिड बन के, तो सॉलिड बन के गैस में घूम रहे हो, इसका मतलब क्या है? गैस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ऐसे। हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए तो बात अलग है भैया, एटमॉस्फेयर के साथ। खैर ये बात की बात है, ये तो बस हम तुक्के लगा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बात करें हम रिवॉल्यूशन की और रोटेशन की, तो रिवॉल्यूशन जो करता है ये 29 ईयर्स में करता है, वैसे तो 29.5 ईयर में करता है। लो यहाँ पे करेक्ट कर लो, 29.5 ईयर्स में ये रिवॉल्यूशन करता है। अभी अपना अपना अलग अलग सिस्टम है याद करने का। अर्थ डेज से 29.5 ईयर्स में ये रिवॉल्यूशन करता है पूरा। तो भैया बहुत टाइम लग जाता है इसे एक चक्कर पूरा करने में, तो जुपिटर को भी लगभग ऐसे ही लगता होगा, लेकिन उसका रोटेशन फास्टेस्ट था। ठीक है, चलो अच्छा, अब यहाँ पे बात करें सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा है? टाइटन है। अब देखो यहाँ पे 3 नाम आएंगे आपके सामने, एक आएगा टाइटन, एक आएगा टाइटैनिक, एक आएगा ट्राइटन। तो कंफ्यूज मत होना। जुपिटर की सैटेलाइट हमने सीखी थी, और जुपिटर की सैटेलाइट्स कौन कौन सी थी भाई बताओ? कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमीड और लो, मैंने बताई आपको एक। ठीक है, सैटर्न की सैटेलाइट है टाइटन, टाइटन मेन है, टाइटन का नाम आएगा तो सैटेलाइट ज्वाइन देना आप सैटर्न के साथ टाइटन आएगा। ठीक है, अब बात आती है यूरेनस की। तो अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसकी रिंग्स किससे बनी हुई होती है, क्योंकि रिंग्स तो होती हैं इसमें। अच्छा, इसका नाम जो है वो रोमन गॉड ऑफ सिस्टम के नाम पे पड़ा है। किसके? रोमन गॉड कौन से? गॉड सिस्टम। ठीक है, उनके नाम पे इसका सिस्टम बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया चल रहा है। तो इसका लार्जेस्ट मून टाइटन है, याद रखना। अब मैंने बताया था कि इसकी जो रिंग्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, तो देखो यार इसकी रिंग्स किससे बनी हुई होती हैं, चौंकना मत, इसकी रिंग्स बनी हुई होती हैं आइस से। हाँ, आइस से या आइस से कवर्ड पार्टिकल से बनी हुई होती है। तो मेन इसमें आइस है, आइस से बनी हुई है। अब ये ऐसे आइस से क्यों बनी? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, पहली बात तो 30 टाइम्स लेस डेंस होता है अर्थ से, और गैसियस प्लेनेट वैसे ही है, तो आइस वहां पे बन जाती है इसके सराउंडिंग में और एक रिंग फॉर्म कर देती है। तो सैटर्न की जो रिंग बनी हुई होती है वो बनी होती है आइस से या आइस के कवर्ड होती है। ठीक है, अब आते हैं हम यूरेनस पे। चलो यूरेनस को देख लेते हैं। यूरेनस भैया क्या बोल रहे हैं? देखो यूरेनस भी काफी प्यारे से हैं हमारे, और यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जो खुद की साइड पे रहता है, प्लेनेट ऑन इट्स साइड। ठीक है, इसका नाम गॉड ऑफ स्काई पड़ा। अब देखो यहाँ कंफ्यूज हो गई, गॉड ऑफ स्काई गॉड ऑफ सी के नाम पे। ठीक है, तो इसका नाम पड़ा गॉड ऑफ स्काई के नाम पे यूरेनस का। ठीक है, रोमन गॉड ऑफ स्काई।
यूरेनस और वीनस ये दो ऐसे प्लेनेट हैं, इसका देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं यहां पे, ऐड कर लेना। यूरेनस और वीनस ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो कि हमारे, चलो बताओ कि क्या डिफरेंस है, फिर मैं एंड में बताऊंगा कि क्या है, तब तक इसे डिस्कस कर लेते हैं। याद करके देखो कि ये दो प्लेनेट में ऐसा खास क्या है जो दूसरे अदर प्लेनेट में नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका जो लार्जेस्ट मून है, यूरेनस का लार्जेस्ट मून है हमारा टाइटैनिक। कौन सा? टाइटैनिक। 27 इसमें सैटेलाइट्स हैं। इसका जो मेन है वो है टाइटैनिक, ठीक है। और भी कई नाम है, टाइटैनिक है, प्रोमिनेंट है, मिरांडा, एरियल, एटीसी, ये है। 27 सैटेलाइट है इस पे, और टाइटैनिक इसका मेन है। मेरी तरफ से आप लिख लो कि टाइटैनिक इसका मेन है, ठीक है। ये आता है पूछने के लिए। मिरांडा और एरियल देख सकते हो, चेक कर सकते हो, याद रखना, क्योंकि 27 सैटेलाइट्स हैं, इसकी किस किस को याद रखोगे? 2-3 याद रखिए बस, बहुत है, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने सीरीज से बनाया टी वाली। तो हमने देखा कि सैटर्न जो था उसके कौन थी? टाइटन था। सैटर्न का प्रोमिनेंट कौन था? टाइटन। और यूरेनस का है टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज यूरेनस से टकराया, ठीक है। अच्छा, इसका जो रोटेशन है ये नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे रोटेट करता है, क्योंकि ये 98 डिग्री इसकी ऑर्बिट पे ये इंक्लाइंड होता है। अच्छा भैया, इसके अंदर रिंग्स होती हैं 9, लेकिन फेंट होती हैं, फेंटेड रिंग्स होती हैं इसके सिस्टम में 9, ठीक है। आप 10 ले सकते हो। यूनिफॉर्मली कलर होता है उनका, ब्लैक आप बोल सकते हो, ब्लैक कलर, और डस्ट से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? डस्ट से, ठीक है, डस्ट से बनी हुई होती है। ये एक बहुत ही बड़ा ठंडा प्लेनेट है, वेरी कोल्ड प्लेनेट, वेरी कोल्ड प्लेनेट है। और इसका जो कोर है, इसका कोर अगर हम बात करें तो वो है रॉकी, रॉकी भैया, रॉकी हैंडसम, मतलब पथरीला है। और इस पे सनलाइट की बात करें तो 370 गुना कम सनलाइट पहुंचती है। कितना? 370 टाइम्स लेस सनलाइट पहुंचती है अर्थ से इस पर। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें अलग क्या है यूरेनस और वीनस में। अभी एक और पॉइंट हमने पढ़ा कि नॉर्थ से साउथ घूमता है। तो देखो यार, ये जो है ना, इसका रोटेशन नॉर्थ से साउथ है, तो ये जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। बल्कि अदर प्लेनेट जो होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ निकलते हैं। तो हमारा सन ईस्ट में निकलता है। ईस्ट में अगर हमारा सन निकलता है, इसका मतलब हम उसके अपोजिट घूम रहे हैं। अगर सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो हम वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं। यूरेनस और वीनस ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद और कुछ चीज इसमें बचती नहीं है। इसके बाद हमारा आता है नेपच्यून। नेपच्यून काफी ज्यादा प्यारा सा प्लेनेट है, और इसका ट्राइटन आ गया, देखो यहाँ पे टाइटन, टाइटैनिक और ट्राइटन, ठीक है। नेपच्यून को हम लास्ट जायंट प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट जायंट प्लेनेट। यहां लिख देता हूं, लास्ट जायंट प्लेनेट, लास्ट जायंट प्लेनेट बोलते हैं। और इसे डिस्टेंट गैस प्लेनेट भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंट गैस प्लेनेट, ठीक है। इसका नाम जो पड़ा है गॉड ऑफ सी के नाम पे पड़ा है। किसके? गॉड ऑफ सी। लिखते चलो, इसका नाम जो पड़ा है रोमन गॉड ऑफ सी के पे। तो हमने अभी अभी देखा था कि जो यूरेनस है उसका गॉड ऑफ स्काई, और यहाँ पे नेपच्यून का गॉड ऑफ सी। तो दोनों का कलर आप स्काई ब्लू तरीके से आप मैच करोगे, है ना। तो याद रखना कि स्काई किसका है और सी किसका है। नेपच्यून का सी है और स्काई आपका यूरेनस का है, सॉरी हाँ यूरेनस का है। चलो, नेपच्यून में इतनी चीज देख ली। और क्या देख सकते हैं? इस पर 14 सैटेलाइट हैं, ठीक है। ये 13 यहाँ पे बता रहा है, 14 सैटेलाइट हैं, लगभग 14 सैटेलाइट्स हैं हमारे नेपच्यून के पास। और इसका मेन जो है, लार्जेस्ट जो है, वो है ट्राइटन और नोरीड, ये बड़े बड़े हैं। तो ट्राइटन आप एक नाम याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि पहला ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो कि मैथमेटिकल प्रेडिक्शन की वजह से फाउंड किया गया था? तो यही है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है? मैथमेटिकल प्रेडिक्शन कर दिया था साइंटिस्टों ने कि भाई वहां पर इतनी दूरी पर इतना बड़ा एक ऐसा प्लेनेट हो सकता है, और हो गया भैया, नेपच्यून हमें मिल गया देखने को। तो नेपच्यून एक पहला प्लेनेट है जो कि मैथमेटिकल प्रेडिक्शन की वजह से मिला था, ठीक है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये कितना टाइम लेता होगा रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में? 165 साल लेता है सन के अराउंड घूमने में, क्योंकि इसकी ऑर्बिट जो है सन के अराउंड बहुत बड़ी है, सर्कमफरेंस बहुत बड़ी है, तो बहुत टाइम लेता है। और 15.7 दिन में ये रोटेशन कंप्लीट कर पाता है। इतना स्लो है भैया, ठीक है।
लेकिन 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 एक चीज खास है, कंफ्यूज कर देगी आपको। हमने अभी विंडी प्लेनेट के बारे में पढ़ा था, कौन सी जगह पे पढ़ा था कि विंडी प्लेनेट होता है? ना तो हमने सैटर्न में पढ़ा कि विंडी प्लेनेट होता है, कहाँ पढ़ा था? सैटर्न में पढ़ा था या जुपिटर में पढ़ा था? कौन से प्लेनेट में हमने पढ़ा था कि ये एक विंडी प्लेनेट है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, नीचे कमेंट करो, सोचो कौन से प्लेनेट को हमने बोला था कि ये एक विंडी प्लेनेट है? बोलो 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 बोलो। भैया जुपिटर यहाँ पे लिखा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। सैटर्न नहीं है, जुपिटर है, ठीक है? जुपिटर एक विंडी प्लेनेट है, अगर लेक्चर पहले से देखा होगा तो नोट कर लिया होगा, आई होप। चलो, तो जुपिटर को हमने एक विंडी प्लेनेट बोला था, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा वाला ये है। जुपिटर बड़ा वाला है ना, नेपच्यून इसमें भी बड़ा वाला है, ये मोस्ट विंडी प्लेनेट है। तो मोस्ट विंडी कौन सा है? याद रखना, विंडी और मोस्ट विंडी प्लेनेट। मोस्ट विंडी प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून है। मोस्ट विंडी प्लेनेट नेपच्यून है। इतनी सारी चीजें काफी हैं इसके लिए जानने के लिए, ठीक है? ओके ओके ओके। अब आ गए हमारे मून भैया, अर्थ के मून, अर्थ की सैटेलाइट मून। अर्थ के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी है ना, अर्थ के बारे में करेंगे बात, ठीक है? अभी नहीं, मैं आपको अलग से अर्थ के बारे में बताऊंगा, पूरा सिस्टम समझाऊंगा, ठीक है? चलो, अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मून वगैरह हम कल बात करेंगे। मून की कहीं दिया है इसमें अर्थ? ये है ना, ये रहा अर्थ हमारा। तो अर्थ क्या है? इसे हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। अब ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया यहाँ पर वाटर है। 70% इसका क्या है? वाटर ही तो है। 70% कौन सा है? वाटर है, पानी है इसके सरफेस पर, ठीक है? अच्छा, इस पे जो सनलाइट आती है ना, सनलाइट जो आती है अर्थ पर, उसका 1/3 तो एटमॉस्फेयर ही क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, खत्म कर देता, बीच से लौटा देता, तू जा अपने घर जा। तो इतनी रिसीव करता है, उसकी 1/3 सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है इसका, ठीक है? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो स्कैटर होता है, उस वो लाइट को स्कैटर करता है। क्या करता है? स्कैटर्स द लाइट। क्या? कौन? एटमॉस्फेयर ये लाइट को स्कैटर करता है। कौन? एटमॉस्फेयर, ठीक है? एटमॉस्फेयर लाइट को स्कैटर करता है और एक ब्लू इफेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि इसकी वजह से इसे हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है? ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। 365 दिन लेता है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। 365 डेज लेता है सन की ऑर्बिट करने में, ठीक है? अच्छा, हमने एक पढ़ा था कि स्लोएस्ट प्लेनेट पढ़ा था हमने अभी, तो आपने उसका रिवॉल्यूशन देखा था कि 200 कुछ था। कहाँ गया? ये रहा। कहाँ? हाँ, ये रहा 225। कौन सा था? वीनस था। तो स्लोएस्ट क्यों है ये रोटेशन है। ये क्या है? रोटेशन है, ना कि रिवॉल्यूशन, ठीक है? चलो, तो इसका रिवॉल्यूशन 365 डेज में करता है सन के अराउंड, और रोटेशन 24 आवर्स में कर देता है, ठीक है? 24 आवर्स में क्या कर देता है? रोटेशन कर देता है। रोटेशन को इतने टाइम में करता है, रोटेशन सॉरी इधर लिख देता हूँ, रोटेशन करता है 24 आवर्स में, और रिवॉल्यूशन करता है 365 डेज में, और एक लीप ईयर वाला सिस्टम भी होता है कभी कभी, ठीक है? अच्छा, ये सन के अराउंड ये रिवॉल्व करता है, और इसमें क्या है? मैंने बताया था टिल्ट है हल्का सा, जो हल्का सा टिल्ट है नॉर्थ और साउथ पोल में। अगर ये स्ट्रेट होता है, इसका टिल्ट ही नहीं होता है इसमें। इसे मैं इरेज करके दोबारा बताऊंगा। ए भाई हट, हाँ 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 हाँ, आ गया आओ। ये है, अगर ये स्ट्रेट होता तो इस पर सीजन्स नहीं बनते, लेकिन ये हल्का सा टिल्टेड है, जिसकी वजह से क्या है? इस पर सीजन बने हैं। हल्का सा टिल्टेड है, जिसकी वजह से इस पर सीजन बने हुए, ठीक है? इस चीज को आप समझो। तो टिल्ट की वजह से इस पर सीजन बनते हैं, स्ट्रेट होता तो सीजन नहीं बनते। तो रिवॉल्यूशन करता है, रोटेशन करता है, टिल्टेड है, जिस वजह से सीजन्स यहाँ पे बनते हैं। इसकी जो ग्रेविटी है, उसके कारण जो गैसेस की लेयर जो है वो अर्थ के साथ अटैच्ड रहती है। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फियर। जो गैसेस वगैरह की लेयर बनी हुई होती है वो होता है एटमॉस्फियर। जब आगे हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से पहले जो सरफेस पढ़ेंगे अर्थ का, तब हम समझेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं इसके एटमॉस्फियर के अंदर,
ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, एटमॉस्फेयर क्या है कि बहुत ज्यादा हीट को प्रिवेंट करता है, हीट को तो करता ही है, साथ में आपकी यूवी रेज को भी प्रिवेंट करता है। क्या करता है? प्रिवेंट हीट एंड यूवी रेज, प्रिवेंट हीट एंड यूवी रेज, प्रिवेंट हीट एंड यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज, यूवी रेज और हीट को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है जिसकी वजह से आप अच्छे से रह पाते हो अर्थ पे, अगर सारी यूवी रेज आने लग जाएं और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसे रिफ्लेक्ट ना करे, उसे वापस ना करे, उसे प्रिवेंट ना करे हीट को, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ का, क्योंकि सन के भी करीब है और हीट ज्यादा आती है, जिस वजह से यहाँ पे आपको रहने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, जैसे कि अब तो बढ़ ही रहा है क्योंकि ओजोन लेयर भी टूट रही है, जिस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इतनी चीजें हमने देख लिया। अच्छा, इसकी जो सैटेलाइट है वो मून है सिर्फ, ये तो आपको पता ही होगा, नेचुरल सैटेलाइट जो है वो सिर्फ मून है। इसे वाटरी प्लेनेट भी हम बोलते हैं, याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? वाटरी प्लेनेट भी बोलते हैं और ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और सनलाइट के बारे में बताया, कितनी सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, जितनी रिसीव करता है उसका 1/3 ये रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। इसके टिल्ट की वजह से सीजन्स बनते हैं। तो ये था अर्थ के बारे में आज के पूरा सिस्टम, और थोड़ा सा इसका रोटेशन वगैरह और देख लेते हैं इधर। तो ये देखो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, रोटेशन रिवॉल्यूशन कल डिस्कस करेंगे, काफी लंबा लेक्चर हो रहा है। आगे सोलिस्टिस वगैरह सारी चीजें देखेंगे, और इसकी तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको याद रहेगा कि विंटर सोलिस्टिस कब होता है, इक्विनॉक्स कब होता है, समर सोलिस्टिस कब है, इक्विनॉक्स कब है दूसरा वाला, यानी कि एक स्प्रिंग का और एक ऑटम सीजन का। तो बहुत अच्छे से ट्रिक समझाऊंगा इसकी, और याद रहेगा आपको। चलो, आज का काफी लंबा लेक्चर हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी, और ये सारी चीजें नोट करते चलना, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। एसएससी, CHSL हो या NDA में आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपका 100% फंसेगा, ठीक है, गारंटी लेता हूँ 100% फंसेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सब्सक्राइब कर लो एग्जाम तोड़ को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। एग्जाम पोस्टपोन है अभी, और पोस्टपोन है, उसका हमें फायदा उठाना है। जितना हमारे पास टाइम है उसमें जितना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हैं वो हम कवर अप करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ताकि कुछ भी छूटे ना। सो उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा लेक्चर। सो अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, और थोड़ा सा ध्यान रखिए खुद का भी, अपने लोगों का भी ध्यान रखिए, आसपास के लोगों की मदद करते रहिए, और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में भी कंसर्न रहिए। आगे हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।